हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है और किन नियमों के आधार पर होता है। दोस्तों, पिछली हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश का माध्यम क्या है और प्रकाश की प्रॉपर्टीज यानी प्रकाश के क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, एक आध पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं, जो भी हमने पिछली बार क्लियर किए थे और जो आपके अब क्लियर किए जाएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हम उनके लिए देख सकते हैं कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब दर्पण के लिए कुछ जो नेसेसरी पॉइंट है उनके लिए भी हम देखेंगे, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, फोकस पॉइंट है, ये क्या होते हैं, इनके लिए परिभाषित करते हुए बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। हम जो वाहनों में शीशा यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है और जो भी दर्पण यूज किया जाता है वही क्यों यूज किया जाता है, ऐसा क्या कारण है कि उसमें उत्तल या अवतल जो भी दर्पण यूज किया जाता है वह क्यों यूज किया जाता है। और जैसे वाहनों की हेडलाइट्स है उसमें दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से दर्पणों का प्रयोग किया जाता है और किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है, ऐसा हम इस क्लास के पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यही कारण है कि किस दर्पण का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पॉइंट है हमारा कि दर्पण से पहले हम प्रतिबिंब को समझ लें। दोस्तों, जब भी कोई किरण किसी भी तल पर आपतित होती है या किसी भी पृष्ठ पर आपतित होती है, यदि वह परावर्तन होने के पश्चात अन्य किसी बिंदु पर पहुंच जाए या फिर हमारी आंख में प्रवेश करे तभी हमें दिखाई देगी। यदि हमारी आंख में प्रवेश ना करके कहीं किसी अन्य किसी चीज पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा ही दोस्तों दर्पणों के लिए है कि जब भी कोई दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है और वहां से परावर्तन होने के पश्चात वह किरण किसी दूसरे पॉइंट पर मिल जाती है, कोई भी किरण हो तो किसी पॉइंट पर आपतित हो और अन्य किसी पॉइंट पर वहां भी किरणें आपस में मिल जाए, तो जो किरणें पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिली हैं तो जो दूसरा पॉइंट होता है वही पहले पॉइंट का प्रतिबिंब होता है। बिंब का मतलब होता है कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब का मतलब उसका इमेज। तो हम देखते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण की परिभाषा को समझ लेते हैं पहले, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, दर्पण एक किसी पारदर्शी माध्यम तल का एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन तथा दूसरे तल पर पॉलिश हो। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा कि किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा पृष्ठ या तल जिसकी एक तरफ पॉलिश तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो सके, उसी को दर्पण कहते हैं। क्या कहा, हम लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह तल जिसके एक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो सके। क्या हो सके, परावर्तन हो सके तथा उसके दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश हो, तो उसी को हम कहते हैं कि वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, वही माध्यम दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं। नंबर एक दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन लिख सकते हैं, प्लेन मिरर। और दूसरा है गोलीय दर्पण।
यानी स्फेरिकल दर्पण या मिरर। तो हम देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है, गोले और गोलीय दर्पण क्या होते हैं। यदि आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे और अच्छी जानकारी जो दैनिक जीवन में नेसेसरी है, आवश्यक है, आप उनको भी समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो दोस्तों देखते हैं कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण पढ़ने से पहले हम एक बार प्रकाश के परावर्तन के नियमों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि पहला नियम था प्रकाश के परावर्तन का कि जब भी कोई किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा परावर्तन का प्रथम नियम था। दूसरा नियम क्या था कि किसी भी किरण पृष्ठ पर आपतित किरण के जो भी आपतित किरण होगी उसका अभिलंब से बना कोण जितना होगा उतना ही उस पृष्ठ से परावर्तित किरण अवलंब से कोण बनाएगी। इसका मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमने 2 पॉइंट प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ लिए थे। अभी हम पढ़ेंगे दर्पणों के लिए भी प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वहां पर इस तरीके से होता है तो गोलीय दर्पण गोलीय पृष्ठों पर किस तरीके से होगा, तो यही हम देखेंगे। पहले हम देख सकते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। दोस्तों समतल दर्पण का मतलब है कि एक ऐसा तल या एक ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है वो समतल हो। एक ऐसा तल या पृष्ठ जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिस प्रकार जैसे देख सकते हैं हम इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे ये मान लो कोई एक तल है और यह पृष्ठ एक तरफ से इसका पॉलिश हुई है तो जो परावर्तक पृष्ठ है यहां से कोई किरण आएगी इस पर आपतित होगी और इससे परावर्तित हो जाएगी, यहाँ अविलंब खींच सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर समतल है इसका मतलब ये प्लेन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, क्या है ये? समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो गोलीय दर्पण को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। गोलीय दर्पण का मतलब है जैसे गोल आकार, जैसे कोई भी गोल होती है उसी तरीके से गोल आकार की एक जो दर्पण होगा वो गोलाकार होगा, थोड़ा आकार गोलाई में होगा, इसीलिए हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण का मतलब होता है किसी खोखले गोले का ऐसा कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पॉलिश हो तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो सके। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा कि किसी खोखले गोले का ऐसा कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पॉलिश हो तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो सके, उसी भाग को उस खोखले गोले द्वारा बनाया गया गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। हम लिख सकते हैं इस परिभाषा को। आप साथ के साथ अपनी एक फेयर कॉपी को तैयार कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप एक फेयर कॉपी को तैयार करते चलिए और साथ के साथ रिविजन करते चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों लिख सकते हैं हम गोलीय दर्पण क्या होता है। इसकी परिभाषा के लिए हम लिखेंगे कि किसी खोखले गोले का ऐसा कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ क्या हो? पॉलिश हो, एक तरफ पॉलिश हो तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो सके। प्रकाश का परावर्तन, सॉरी यह परावर्तन है, परावर्तन हो सके, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे
गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्तों इसको देख सकते हैं हम कि माना कि यह गोला है और इसके यदि इसको यहां से काट दिया जाए, इस तरीके से इसको काट दिया जाए, यदि हम इसको इस तरीके से कट कर दें, इस तरीके से इसको काट करके अलग इतना हिस्सा इसको अलग कर लें और इसकी एक तरफ पॉलिश कर दें तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यह जो पृष्ठ है दोस्तों ये पॉलिश है और इस तरफ का जो पृष्ठ है वह है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ यानी प्रकाश का परावर्तन इस तरफ से होगा और जो पॉलिश है वो इस तरफ है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? और यदि ये कौन सा दर्पण है इसको भी देखेंगे हम। अब यदि इस तरफ से काटा है हमने और ये इस तरीके से बन जाएगा और पॉलिश फिर से इधर कर दो तो ये पॉलिश हो गई और ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। यानी यदि हमने इस भाग को काटा है तो यह जो भाग है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है और जब हमने इस साइड से काटा है, इस भाग को काटा है तो हमने देखा कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो भीतरी भाग है। तो इसी के अनुसार इन दोनों दर्पणों की परिभाषा बनती है, इसको उत्तल दर्पण जबकि इसको अवतल दर्पण कहते हैं। किस आधार पर कहते हैं वह अभी डिफाइन करेंगे हम। देखते हैं, आप इसका चित्र बना सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे इसको। यानी दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक वह भाग जिसके भीतरी भाग पर पॉलिश होती है, इसको M1 तथा M2 मान सकते हैं दर्पण को। एक वह भाग जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि दो प्रकार के दर्पण तैयार हो जाते हैं कि एक जिसके बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा और एक वो है जिसके भीतरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, जबकि इसको कहते हैं अवतल दर्पण। यानी इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। तो हम देखते हैं इसका उत्तल नाम क्यों है और इसका अवतल नाम क्यों है। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए लिखते हैं पहले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा इस तरीके से कहेंगे, किसी खोखले गोले का कटा हुआ ऐसा भाग जिसका एक सतह है, यानी किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, वह तल उभरा हुआ हो। कैसा हो? वह पृष्ठ उभरा हुआ हो। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसके बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा जबकि अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें क्या है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके भीतरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है जबकि बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है। दोनों ही उल्टे हैं दोस्तों। लिख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग, उत्तल दर्पण के लिए देख रहे हैं हम अभी, किसी खोखले गोले का वह भाग, वह कटा हुआ भाग जिसके
जिसकी उभरी हुई सतह से, इसको नोट कर लेना आप दोस्तों कि उभरी हुई सतह से, यदि उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तथा दूसरी तरफ पॉलिश हो, उसे ही क्या कहते हैं? अब उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा है हमारा कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण के लिए लिख सकते हैं, अवतल दर्पण के लिए लिखेंगे किसी खोखले गोले का कटा हुआ ऐसा भाग जिसकी भीतरी सतह से, क्या है? जिसकी भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे ही उस खोखले गोले का क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जिसकी, क्या लिखेंगे? जिसकी भीतरी सतह से, जिसकी भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, क्या हो? भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा, यानी प्रकाश का जो परावर्तन है वो भीतरी तरफ से होगा। इस पर जब भी कोई किरण आएगी उत्तल दर्पण के लिए दोबारा से बनाता हूं मैं इसे, यानी ये उत्तल दर्पण है और इसकी बाहर जो भीतरी साइड है उस पर पॉलिश है। तो इस पर जब भी कोई किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन जो है वो बाहरी पृष्ठ से हो जाता है। इस तरीके से उत्तल दर्पण के लिए है ये, उत्तल के लिए उत्तल दर्पण में। और जबकि इसमें देखते हैं जब भी कोई किरण आपतित होती है तो इसमें जो परावर्तन है भीतरी तल से ही होता है। इसमें जो प्रकाश का परावर्तन है, ये तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, भीतरी तरफ से होता है। यहाँ ऐसे डॉट डॉट बना सकते हैं, इस तरीके से होता है दोस्तों। इसको M1 व M2 नाम दे सकते हैं इसको। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दर्पण क्या होते हैं। तो दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है एक बार और डिफाइन कर लेते हैं हम कि किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी सतह से बाहरी सतह से परावर्तन होगा तो वह उभरी हुई सतह मानी जाती है, और जिसकी अंदर वाली सतह से परावर्तन होगा तो वह दर्पण अवतल होगा। यानी जिस भी खोखले गोले का वह भाग जिसकी उभरी हुई सतह से परावर्तन हो प्रकाश का तो वह उत्तल दर्पण, और यदि भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और वक्रता केंद्र क्या होते हैं। इस तरह के पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष के लिए मुख्य अक्ष क्या होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, क्या देखते हैं, मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष का मतलब दोस्तों समझ गए होंगे कि एक अक्ष की तरह ही है। मुख्य अक्ष जैसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य अक्ष का मतलब है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो एक्स अक्ष हम खींच सकते हैं कि एक्स अक्ष तो इस तरीके से होता है, तो ये इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष। और जो भी दर्पण बनाया जाएगा वो इसी अक्ष पर बनाया जाएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र देखते हैं। वक्रता केंद्र के लिए हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि माना कोई इस तरीके से कोई ये दर्पण है और इसका ये मुख्य अक्ष है, इस पर बना हुआ है ये। यदि ये थोड़ा ये किसी गोले का ही भाग है, दर्पण है, तो इसको हम थोड़ा डॉट 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 कर लेते हैं। तो ये कटा हुआ हिस्सा है इसका। तो हम देखते हैं जो इसका केंद्र है दोस्तों, जो इस खोखले गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र कहलाएगा। इस दर्पण का भी वही केंद्र होगा जो इस खोखले गोले का केंद्र था। इसी खोखले गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसके लिए हम परिभाषित इस तरीके से करेंगे, इसको लिख सकते हैं वक्रता केंद्र। यानी इस वक्रता केंद्र की परिभाषा को किस तरीके से लिखेंगे हम? उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, उस खोखले, ये गोला है उसी का यह भाग है दर्पण, तो उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसको कहते हैं? जो खोखले गोले का केंद्र है उसी को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित कर देते हैं यहाँ, उस खोखले गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है। क्या है? दर्पण एक भाग है। देखा होगा आपने किसी में से काट करके बनाया ही, तो दर्पण एक भाग है या हिस्सा है, उसे उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों इसको हम सी से लिखते हैं। इसको किससे लिखेंगे? कैपिटल सी से। अब हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है। इसी की वक्रता त्रिज्या इसी से नाप बनाएंगे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या पढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए, दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव यानी पोल कहते हैं। यहाँ पर P लिख देंगे, P4 पोल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ही उसका ध्रुव या पोल कहते हैं। तो इसका मध्य बिंदु P है, M1 तथा M2 ये दर्पण है, तो M1 व M2 के मध्य बिंदु को ही क्या कहेंगे? P यानी पोल। तो अब हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या के लिए हम परिभाषित कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा जो ध्रुव है, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या कहेंगे दोस्तों हम कि उस किसी
दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहेंगे कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे स्मॉल r से लिखते हैं। किससे लिखेंगे इसको दोस्तों? स्मॉल r से। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है उसको स्मॉल r द्वारा लिखा जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे आप। अब हम देखते हैं कि इसका फोकस बिंदु क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, तभी हमारे जो भी डाउट्स हैं अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, और सरल तरीके से हम कर पाएंगे इनको समझ करके। तो हम देखते हैं अगला पॉइंट है फोकस बिंदु। क्या है? फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी। फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी। फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी। तो फोकस बिंदु क्या होता है? किसी दर्पण के दो तरह से, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। हम देखेंगे इसमें दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होगा उसी को फोकस बिंदु कहते हैं। यानी इसका जो मिड पॉइंट है उसी को हम फोकस बिंदु यानी कैपिटल एफ से इसको दर्शाते हैं, कैपिटल एफ कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस दर्पण के ध्रुव यानी पी के मध्य बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। कैसे कहेंगे दोस्तों? कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या होती है? किसी दर्पण के फोकस बिंदु तथा उस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, कोष्ठक में P लिख सकते हैं, कि मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं। जबकि यह लिख सकते हैं, जबकि फोकस तथा फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। दोस्तों इस तरीके से ये सारा मैटर था। तो आप समझ गए होंगे कि क्या फोकस बिंदु होता है, क्या फोकस दूरी होती है, क्या वक्रता त्रिज्या होती है और क्या वक्रता केंद्र होता है। आप इसको एक बार से दोबारा से रिवाइज करके या वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं और आपको अच्छा ही समझ में आएगा
तो अगले हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो भी गोलीय दर्पण है उनसे किस तरीके से प्रतिबिंब बन जाता है, और हम जैसे वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जिस भी दर्पण का प्रयोग करते हैं वह क्यों यूज किया जाता है, ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों, दर्पणों पर प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। उन नियमों के अधीन ही इन दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन हो पाता है, और वह परावर्तन किस तरीके से होगा, हम सारी चीज एक एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं कि दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। दोस्तों, माना कि यह एक मुख्य अक्ष है और इस पर एक दर्पण है। इस दर्पण के लिए यह मुख्य अक्ष है और इसको M1 व M2 मान सकते हैं। इसकी एक तरफ पॉलिश है, इसको M1 व M2 नाम दे सकते हैं। माना इसका वक्रता केंद्र C यहाँ पर है और मिड पॉइंट यानी F बिंदु यहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका एक नियम है, जब भी कोई वस्तु रखी जाती है तो हम उस वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, यानी मुख्य अक्ष की जो लेफ्ट साइड है उस तरफ हमेशा वस्तु रखी जाएगी और उस वस्तु से ही प्रकाश किरणें दर्पण की ओर जाती है। सारा नियम यही से शुरू होंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी वह वस्तु से ही जाएगी और वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी, यानी LHS में हम रखेंगे वस्तु को। किस साइड में रखेंगे दोस्तों? LHS में। इधर हम देखेंगे, जब भी माना कि यह एक वस्तु खड़ी है, जब भी कोई एक वस्तु खड़ी होती है, जब भी कोई किरण इससे इस दर्पण पर पड़ेगी तो इसका एक नियम है कि किसी भी दर्पण पर समांतर, मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली किरण उस दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसका परावर्तन होना है। तो जब भी कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह उसके मुख्य फोकस बिंदु से होकर परावर्तित हो जाती है। ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई किरण किसी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो उस दर्पण पर पड़ने के पश्चात उस मुख्य अक्ष की समानांतर परावर्तित हो जाती है। यह दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है कि तीसरे नियम में बताया गया है कि जब भी कोई किरण किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो वह परावर्तन होने के पश्चात उसी बिंदु यानी वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाती है, जैसे ही उस बिंदु से आएगी और उसी बिंदु से वापस लौट जाएगी। तो एक बार इसको हम फिगर से देख लें तो अगली क्लास में और अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार फिर भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं हम कि ये मुख्य अक्ष है और इसको माना है हमने वस्तु, तो ये मुख्य अक्ष है दोस्तों। तो माना कि इससे कोई किरण इस दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है ये किरण और इस बिंदु पर यहाँ पर पड़ गई। ये क्या है? इसके समानांतर है, समांतर है, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है वह समान है, इसीलिए इसको कहा गया है कि समानांतर। क्या है? समांतर है। और इस दर्पण पर पड़ गई है ये किरण यहाँ से जाकर के, तो इसका परावर्तन होगा। और परावर्तन का नियम है कि जब भी किसी दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। यानी अब ये यहाँ से आपतित हो गई है, अब यहाँ से इसका परावर्तन इस तरीके से होगा, मुख्य जो फोकस है उससे होकर के ये गुजर जाएगी, इसका ये परावर्तन हो गया। ये क्या है? आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और मुख्य फोकस से होकर गई है। दूसरा फिगर क्या है? दूसरे फिगर में यदि यही इसी किरण को ले लें, यदि यही किरण यहाँ से इसको इस तरीके से कर दें कि यह किरण यहाँ से गई, इस तरीके से जाती है, माना कि ये किरण इसके मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, तो जब इसका परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष की समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है कि जब भी कोई दर्पण
जब भी किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और यह उस वस्तु से, उस दर्पण के केंद्र से कोई किरण आपतित होती है, इसको F लिख लेंगे, इसको C लिख लेंगे, इससे होकर कोई किरण जा रही है, इस दर्पण पर पड़ रही है, तो जब भी इस किरण का परावर्तन होगा तो परावर्तन होने के पश्चात यह किरण यहाँ से जो की तो लौट आएगी, एक तरफ से जाएगी और दूसरी तरफ से आ जाएगी, यानी इसका इस तरफ से गई और उस तरफ से परावर्तन होने के पश्चात वापस आ गई। दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और हम देखते हैं कि यदि कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश हमारी यह रहती है कि फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट डाउट में नहीं रहा होगा और इसको एक बार अगली क्लास में दोबारा से रिवाइज कराएंगे। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।